So hey guys, this is हासिम शेख. I am the owner and CEO of Skill Busters कंपनी और आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है. मार्केटिंग सेल्स बढ़ाने का काम है. मार्केटिंग इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप को लेके आने का नाम है. अगर आप किसी से पूछते हो कि मार्केटिंग क्या है, वो आपको एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे देगा आपको कि मेरे हिसाब से ये और मेरे अकॉर्डिंग ये होती है मार्केटिंग. लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है और आज का जो मार्केटिंग है उसको यहाँ तक आने में यानी डिजिटल मार्केटिंग तक आने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस. और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई और उसके साथ साथ 7 ऐसे एराज मार्केटिंग के यानी 7 दौर यानी 1960 से 1970 ऐसे इनको कहते हैं दौर. तो ऐसे 7 दौर यानी 7 एराज मैं आपको मार्केटिंग के बताऊंगा विथ एग्जाम्पल्स, ताकि हम समझ सके कि मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या और उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई. वहाँ से ओल्ड टाइम से यहाँ तक जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है वो कैसे हुआ, वो सारा देखने के लिए तैयारी है और मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो रेडी रहिए. तो फर्स्ट एरा यानी पहला दौर है ट्रेड एरा. तो इस फर्स्ट एरा में यानी इस ट्रेड एरा में, तो इस दौर में ना ही कोई ऑटोमेशंस थी यानी कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं होता था, ना ही कोई मशीन्स थी, ना ही फैक्ट्री में जाकर लोग काम करते थे. तो फैक्ट्रीज नहीं होते थे इसका मतलब फैक्ट्रीज पे काम भी नहीं करते थे, ना ही ऑटोमेशंस थी ना ही मशीन्स थी. तो फिर आप सोचेंगे ये कि यार भाई करते क्या थे वो लोग, तो ऐसे ही बैठे रहते थे? नहीं. आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे 2 कैरेक्टर्स की जरूरत होगी. पहले का नाम है राजीव और दूसरे का नाम है अभिषेक. तो राजीव को चाहिए बेसिकली राइस और अभिषेक को चाहिए वीट यानी गेहूं. तो राजीव के पास है वीट यानी गेहूं और अभिषेक के पास है राइस चावल, और इन दोनों के एक दूसरे की ज़रूरत है. और इन दोनों ने क्या किया, मार्केटिंग की थोड़ी छानबीन की, आसपास में देखा खोज पड़ताल करके, तो इनको पता चला कि मेरे को जो चाहिए उसके पास है और उसको जो चाहिए मेरे पास है. तो एक आपस में मिले, उन्होंने आपस में अपना सामान एक्सचेंज किया. तो ये था उस टाइम में मार्केटिंग. तो इस एरा में मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन का नाम था, यानी यहाँ वहाँ ढूंढना, एक्सप्लोर करना, या फिर ये देखना कि दूसरे बंदा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जिससे मुझे फायदा हो सके. और ये वो दौर है यानी ये वो एरा है इसी दौर में जिस दौर में हमने ऑयल को और गैस को एक्सप्लोर किया. अब बारी आती है सेकंड एरा की यानी दूसरे दौर की, जिस दौर का नाम है, जिस एरा का नाम है प्रोडक्शन एरा, और जो कि स्टार्ट हुआ 1860 से 1910 तक यानी 1860 से 1910. कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होगा. ये वही दौर है, ये वही एरा है जिस एरा में फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स प्रोड्यूस की गई, फैक्ट्रीज में मशीन्स लगाए गए और जो लोग थे वो फैक्ट्रीज में जाकर काम करने लगे. और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बाग फैक्ट्रीज जाते हैं काम करने के लिए, चिप्स के रैपर्स पैक करने के लिए या फिर चिप्स के पैकेट्स को पैक करने के लिए. ये इसी दौर में स्टार्ट हुआ था यानी प्रोडक्शन एरा में स्टार्ट हुआ था ये चीज. तो मार्केटिंग का फोकस क्या था प्रोडक्शन एरा में, और इस एरा में मार्केटिंग का फोकस था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना यानी प्रोड्यूस, ज़्यादा एफिशिएंसी में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना. यानी जो लोग फॉर एग्जांपल जो लोग 8 पैकेट्स डेली के चिप्स के पैक कर रहे थे, उनको बढ़ा के, उनको एफिशिएंटली बढ़ा के, गेन करके उनकी प्रोडक्टिविटी को 15-16 करना, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ाना. और तब मार्केटिंग इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड था. थर्ड एरा यानी तीसरा दौर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और उस एरा का नाम है सेल्स एरा. सेल्स का जो दौर था वो टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ. और अब प्रोडक्शन एरा के बाद यानी दूसरे एरा के बाद तीसरा एरा जो कि सेल्स एरा है, ये उससे भी ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग है. अब आप कहोगे कि ये सेल्स एरा क्या है. ये जो सेल्स एरा थी बेसिकली, ये सेल्स एरा बिल्कुल डिपेंडेंट थी प्रोडक्शन के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर. दोनों चीज़ें साथ में कर रही थी ये प्रोडक्शन एरा, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर मार्केटिंग इनकी फोकस्ड थी एकदम. अब प्रोडक्ट तो रेडी था बट ये लोग सोचने लगे कि इसको बेचे कैसे. इनके माइंड में आ गया क्वेश्चन. तो फिर ये लोग सेल्समैन हायर करने लगे, बेस्ट से बेस्ट सेल्समैन, और फिर इनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया और फिर उनको बोला कि मार्केट्स में जाके मार्केटिंग करो, सेल करो, ताकि हमारी सेल्स बढ़ सके. बेस्ट से बेस्ट जो सेल्समैन थे उनको हायर किया इन लोगों ने. और फिर इस दौर में ये जो दौर था मार्केटिंग में सेल्स का एरा, ये सेल्स एरा स्टार्ट हुआ 1920 से 1930 तक यानी 10 साल चला बस. और जिसके अंदर मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग थी, सेल करना ही सब कुछ था इसमें मार्केटिंग के अंदर. अब आया नेक्स्ट दौर, नेक्स्ट एरा आया जो कि 1940 से 1950 तक चला. और इस एरा के अंदर मार्केटिंग वाले को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ प्रोडक्शन और सेलिंग ही मार्केटिंग नहीं है,
हमको ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमको ब्रोचर्स भी बनाने पड़ेंगे, हमको एड्स भी बनाने पड़ेंगे, एड्स भी डालना पड़ेगा दूसरी जगह, यानी पैम्पलेट्स। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी जो लोकल एरिया में पिज़्ज़ा की दुकान है, तो इस पिज़्ज़ा की दुकान से एक पैम्पलेट आता होगा आपके घर पे, जिसके अंदर ऑफर होता है बाय गेट 1 फ्री, जिसको लेकर आप पिज़्ज़ा की दुकान में जाते हो ऑब्वियसली। इस पैम्पलेट के जरिए वो लोग क्या कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे। और ये चीज़ स्टार्ट हुई उस दौर में, जिस दौर के बारे में मैंने अभी आपको बताया लास्ट। इस दौर में मार्केटिंग का नाम पड़ा ब्रांड डेवलपमेंट का, यानी ब्रांड के नाम को बढ़ाने का, एक ब्रांड बनाना। ब्रांड डेवलपमेंट था फोकस्ड मार्केटिंग का इस एरा में। और फिर इससे आगे चले तो नेक्स्ट एरा के ऊपर ये काफी वेल नोन कॉन्सेप्ट है, बहुत सुना हुआ, बहुत बार सुना हुआ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केटिंग कंपनी, जो कि चला 1960 से 1990 तक। तो फिर इस एरा में हुआ क्या? इस एरा में हुआ कि प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले और ब्रांड डेवलपमेंट वाले एक साथ इकट्ठे हुए, एक जगह बैठे, मीटिंग की और इन्होंने बोला कि अगर हमें हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें एक साथ मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा, एक साथ टीम वर्क करना पड़ेगा। ये डिसाइड किया था इस दौर में इन लोगों ने, सब मिलकर एक जगह टीम वर्क की इन्होंने। और ये लोग फिर स्ट्रेटेजीज बनाने लगा एक साथ, और इस एरा को हम कहते हैं मार्केटिंग कंपनी का नाम, यानी कि मार्केटिंग कंपनी एरा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रही थी, उन्हें पता चला कि 1990 से 2000 तक, क्योंकि कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो खाली सेलिंग और ब्रांडिंग ही काम नहीं आ रही थी। और अगर सेलिंग ब्रांडिंग काम नहीं आ रही थी, फिर आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? फिर आंसर निकला रिलेशनशिप। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और कस्टमर्स की तरफ हाथ बढ़ाओ, ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन सके। तो फिर ये था रिलेशनशिप एरा, जो कि चला 1990 से 2000 तक। और फिर दौर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि मेरे और आपकी तरह जवान लोगों का, यानी यंग लोगों का, और जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया एरा। और ये वो एरा है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, प्रेजेंट में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं अपनी लाइफ को। ये प्रेजेंट एरा है, जो कि स्टार्ट हुआ 2010 से। क्यों? जब से 2010 आया, तब से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थी वो कॉमन होने लगी और घर घर पहुंचने लगी और एफोर्डेबल बनते गई धीरे धीरे। तब से ये डिजिटल मार्केटिंग का एरा आया, मेरे और आपके दौर। फिर कंपनी ने सोचा कि हम ये जो रिलेशनशिप है हमारा, इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करते हुए वहाँ पे चले, यानी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले, इस हमारे रिलेशनशिप को कस्टमर्स के साथ बनाते हुए। सारे जो कंपनीज थे वो डिजिटली अवेलेबल हो रहे थे, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलेशनशिप बना रहे थे कस्टमर्स के साथ, जैसा कि ऑफलाइन पहले था। तो आप सोचोगे वैसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, यानी ज़्यादातर जो कस्टमर्स थे वो डिजिटली अवेलेबल थे, और कंपनीज तो फ़ायदा उठाएगी ऑब्वियसली इसका। और क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, यानी सारे कस्टमर्स जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पर अवेलेबल थी, इसलिए कंपनीज ने इसको भी टारगेट में लिया। और आप अपना ही एग्जांपल लेके देखो, अपना और मेरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम और आप मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में सोशल मीडिया पर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो फिर कंपनीज ने डिसाइड किया कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाओ और एडवर्टाइजमेंट करो और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ताकि जो है हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सारे जिस एवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए हम मार्केटिंग के गुजर रहे थे और गुजर रहे हैं, तो फिर ये मार्केटिंग का जो एवोल्यूशन था, जितने भी दौर आए अभी तक और जितना दौर चल रहा है और जो दौर चल रहा है, तो उन सारे दौर ने कंपनीज को क्या दिया, कंपनीज को क्या प्रोवाइड किया। तो आइए देखते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना। ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर मार्केटिंग जो है अपना किरदार निभा रहा था। थर्ड पॉइंट, क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स, कि जिसके अंदर कंपनीज में लोग जो है ब्रांड्स के कलर्स को, यानी ब्रांड्स के थीम को सिलेक्ट कर रही थी, ताकि आपके ब्रांड को कस्टमर्स अपने दिमाग में रख सकें। फोर्थ पॉइंट, मेकिंग कंपनी वाइड एफर्ट्स, कि जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को, सबको कंपनी के अंदर एक साथ एक गोल पर फोकस रहकर काम करना है, एक ही गोल पर फोकस रहकर सबको काम करना है कंपनी के अंदर, और जिसके अंदर मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी स्वीट्स बनाती है और आपका टैगलाइन जो है हमारा स्वीट सबसे मीठा है, तो ये है, तो आपका सेल्समैन भी मीठा होना चाहिए। मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा।
आपका सेल्समैन भी मीठा होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स आपके सेल्समैन की बात सुने और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए। वरना आपका सेल्स का बंदा तो कड़वा है लेकिन आपके स्वीट्स मीठे हैं तो आप कभी भी कस्टमर्स जीत नहीं सकोगे। 6th पॉइंट, क्रिएटिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कस्टमर्स का रिलेशनशिप विन कर लिया तो आपका कस्टमर पूरी लाइफ आपकी कंपनी को छोड़ के जाने वाला नहीं है। यह बात आप याद रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज, इन्वॉल्व करके इम्प्रूव करना। कम्युनिटीज का मतलब क्या है? यानी कि मेरे और आपकी तरह लोग जिनके साथ कंपनी ने रिलेशनशिप बनाए हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली अगर कंपनीज ने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो आगे से आगे बढ़ाएंगे बात को और दूसरों को भी बोलेंगे कि उस कंपनी की प्रोडक्ट बढ़िया है, बेटर है, आपको भी उस कंपनी की लेनी चाहिए। और जब कोई आपका रिलेशनशिप वाला कस्टमर किसी और को बताता है तो फिर आपकी कंपनी के आसपास एक कम्युनिटी बन जाती है। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो का थम्स अप दे, यानी वीडियो का लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी, ताकि जब भी मैं ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इससे भी बेटर बनाता रहूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिसके जरिए आपकी इंफॉर्मेशन गेन कर सको आप। तो आपको मैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा रहा हूं तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप थोड़ा सा बहुत मेरे इस मिशन ग्रो इंडिया में हैशटैग के थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। कैसे कर सकते हैं? आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कौन चाहता है अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना या फिर बहुत ह्यूज सक्सेस अचीव करना, वो कमेंट में लिखे येस, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस कितनी एक्टिव है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया आगे बढ़े और यही मेरा गोल है और इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और स्किल से रिलेटेड वीडियोस, सक्सेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलेगी तब जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे और लाइक कर दीजिए यार, अच्छा लगेगा मुझे। और तो क्या है, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। So that's for today. This is Hashim Sheikh signing out.